हेलो बच्चों, मैं हूँ आपका अपना दोस्त इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल माई इंटरेस्ट। तो अभी तक हम लोगों ने जितनी भी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे, उन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद आज का हमारा टॉपिक होगा 12th का सेकंड चैप्टर, यानी कि अब तो फर्स्ट हो गया, अब तो सॉलिड स्टेट का दिया गया। सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है सॉल्यूशन। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन के सारे जितनी भी टॉपिक्स हैं, हर एक टॉपिक को लेक्चर वाइज हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। आइए चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं कि कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं सॉल्यूशन क्या होता है, ओके। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। सपोज दैट आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, शुरू से 8वीं 9वीं क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि सॉल्वेंट के अंदर सॉलिड मिला देते हैं तो सॉल्यूशन बन जाता है। बिल्कुल सही है। तो सब्सटेंस का एक ऐसा मिक्सचर जो होमोजेनस हो, समझ लेना वो सॉल्यूशन कहलाता है। यानी कि मोर देन 2 सब्सटेंस अगर आपके पास हैं, उन सारे सब्सटेंस को आपस में मिला दिया और एक होमोजेनस मिक्सचर तैयार कर लिया तो वो सॉल्यूशन कहता है, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल परफ्यूम हो गया, ये एयर, ये सारी चीज़ें टाइप का सॉल्यूशन है। परफ्यूम की बात करें तो परफ्यूम अल्कोहल का सॉल्यूशन है, एयर गैसेस का सॉल्यूशन है। स्टील की बात करें या फिर ब्रास की बात करें या ब्रोंज की बात करें, ये सब के सब सॉल्यूशन है। सॉल्ट को अगर वाटर में आपने डिजॉल्व कराया, जब आप सॉल्ट को कभी वाटर में डिजॉल्व कराएंगे तो भी एक टाइप का सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन तैयार होगा। या मैं अपने बॉडी के बारे में बात करूँ, हमारी जो बॉडी के अंदर जो ब्लड है या फिर हमारी जो बॉडी है वो भी एक टाइप का सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? सबसे पहले तो इलेक्ट्रोलाइट पाया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट आपको पता है, जैसे कि सोडियम के आयंस हो गए, पोटेशियम के आयंस हो गए, क्लोरीन के आयंस हो गए, ये सब इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट के साथ साथ शुगर भी हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। आप सबको पता है कि बगैर शुगर के कुछ होता नहीं है, तो ठीक है, शुगर भी हमारी बॉडी के अंदर है। साथ ही साथ यूरिया भी हमारी बॉडी के अंदर है, ऑक्सीजन तो है ही है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो लिक्विड कॉम्प्लेक्स हैं वो इन सबका सॉल्यूशन है। कॉन्सेंट्रेशन एक ऐसा टर्म है जिसके इफेक्ट से सॉल्यूशन चेंज होता जाता है और उसकी वजह से बहुत सारे बीमारियां फैलती हैं, बहुत सारे इफेक्ट्स आते हैं। इन सब के बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे मैं एक और छोटा सा एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। सपोज अगर आपने वाटर देखा है तो वाटर के अंदर फ्लोरीन का अमाउंट अगर 1 ppm है तो कोई दिक्कत नहीं है, उस टाइम पे आपके दांत एकदम चपकते हुए यानी कि आप पानी को पी सकते हैं। लेकिन अगर वही फ्लोरीन का अमाउंट थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, जो फ्लोरीन आपको दिख रहा है वाटर के अंदर, उसी फ्लोरीन के अमाउंट को थोड़ा सा बढ़ा देंगे तब आपके दांत देखेंगे पीले पड़ जाएंगे। यानी कि फ्लोरीन का अमाउंट 1.5 ppm अगर हो गया तो आपके दांत जो चमकदार थे एकदम पूरा, अब वो आपके दांत पीले हो गए। आप ये मत सोचना, अगर मान लीजिए कि किसी के दांत पीले हैं तो इसका बिल्कुल मतलब नहीं वो ब्रश नहीं करता। हो सकता है वो ब्रश करता हो, बट उसके बावजूद उसके दांत पीले हैं। इसका ये मतलब है शायद वो कि शायद उसके टूथपेस्ट में नमक ना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है वो जो वाटर यूज कर रहा है वो वाटर में 1.5 ppm का फ्लोरीन पाया जाए। या अगर आपके पास जो वाटर है उसका फ्लोरीन, उसमें अंदर फ्लोरीन का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि अबव 4 ppm का हो जाएगा, तो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होगा। यानी कि वाटर के अंदर जो फ्लोरीन पाया जाता है, आपको पता है सी वाटर के अंदर फ्लोरीन आयोडीन बहुत पाया जाता है, तो ऐसे नॉर्मल वाटर के अंदर भी फ्लोरीन पाया जाता है। तो अगर वो फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन जो है वो, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अगर वाटर मान लीजिए 4 ppm आपको फ्लोरीन का आयन दिख रहा है, तो उस 4 ppm का जो पोर्शन दिखा, अगर वो 4 ppm से ज्यादा हो गया तो समझ लेना वो टॉक्सिक हो गया। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अगर 1 ppm है तो आप वो ड्रिंक कर सकते हैं। 1 ppm से लेकर के 1.5 ppm तक चला गया तो 1.5 ppm पे आप ये समझ लीजिए कि दांत पीले पड़ जाएंगे, ड्रिंक कर सकते हैं। लेकिन अगर वही बढ़ते बढ़ते 4 ppm चला गया तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाएगा। अब आप पानी पिएंगे तो आपके जीने मरने का खतरा, भाई आप अपने ओन रिस्क पे आप वो वाटर को ड्रिंक कर सकते हैं। अगर मैं रेड किलर की बात करूँ तो आपको पता है सोडियम क्लोराइड या रेड किलर का काम करता है, तो आप समझ सकते हैं कि जब वो रेड को मार सकता है तो आपको भी मार ही सकता हो। दूसरा एग्जाम्पल है इंट्रावेनस इंजेक्शन जितने होते हैं वो सब एक टाइप के सॉल्यूशन है। यानी कि हम चारों तरफ से सॉल्यूशन से घिरे हुए हैं। वो इंट्रावेनस इंजेक्शन जितने भी है वो सब के सब सॉल्यूशन है।
इसका मतलब मिला जुला के मेरे कहने का मतलब हम चारों तरफ से सॉल्यूशन से घिरे हुए हैं, और यानी कि जो भी कुछ हम आज पढ़ने वाले हैं वो हमारे रियल लाइफ में यूज होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डेफिनेशन आप लोग नोट कर लें। जो लोग कॉपी पेन लेके बैठे हैं वो आराम से कॉपी पेन लेके बैठ जाएं और सारी चीज़ों को एक एक करके नोट करते जाएं। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखने। अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। फिर से बोल दो। A solution is defined as a homogeneous mixture of two or more chemically non-reacting substances whose composition can be varied within certain limits. आप इसको जरा ध्यान से आराम से नोट कर लें। एक बात भी जरूर अंडरलाइन कर लीजिएगा कि केमिकली नॉन रिएक्टिंग लिखा हुआ है, यानी कि वो दो सब्सटेंस जो आपस में आप मिक्स कर रहे हैं, मिला रहे हैं, वो केमिकली नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए, क्योंकि अगर वो रिएक्शन कर लिया तो सॉल्यूशन नहीं बनाएगा बल्कि प्रोडक्ट फॉर्म करना शुरू कर देगा। इसलिए हमें प्रोडक्ट नहीं बनाना, हमें उसको मिक्स करना है और सॉल्यूशन बनाना है। तो होमोजेनस मिक्सचर वही सॉल्यूशन कहलाता है। लेकिन किसका होमोजेनस मिक्सचर है? दो केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस का होमोजेनस मिक्सचर। ओके, वो आपका सॉल्यूशन। इतने सारे एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। सपोज दैट अगर मैं आपके सॉल्यूशन के बारे में बात करूं, सॉल्यूशन में दो चीजें पाई जाएंगी, एक सॉल्वेंट होगा, एक होगा सॉलिड। तो यहाँ पे अगर एक सॉल्यूशन का एग्जांपल आप देख रहे हैं, यहाँ पे दो टाइप के आपको बॉल्स, छोटे छोटे बॉल दिख रहे होंगे। ये जो ब्लू कलर के बॉल हैं वो आप सॉल्वेंट कहें, और जो ग्रीन कलर के बॉल हैं वो आपके सॉलिड होंगे। अब आपके दिमाग में एक बात आई कि सॉल्वेंट होता क्या है, सॉलिड क्या होता है। तो मैं आपको बस इतना बता दूं कि सॉलिड वो सब्सटेंस है जिसका अमाउंट कम हो, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट हो, और सॉल्वेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्लू वाले ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, इसलिए वो सॉल्वेंट हो गया, और सॉलिड हो गया जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे बताऊं कि कहीं कोई वाटर है, उस वाटर में आपने सॉल्ट डाला या शुगर डाला, तो उससे जो सॉल्यूशन तैयार होता है वो, उसमें वाटर क्या होता है, सॉल्वेंट का काम करता है, और शुगर या सॉल्ट जो होता है वो सॉल्यूट का काम करता है। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट में क्या डिफरेंस होता है। फिर से लिखें, सॉल्यूट जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट हो, सॉल्वेंट जो मोर अमाउंट में। तो बस सिंपल सी बात, अमाउंट ज्यादा है तो सॉल्वेंट, अमाउंट कम है तो सॉल्वेंट। एक और बात स्टार पॉइंट बना के आप सब लोग नोट करेंगे कि जो सॉल्यूशन का फेज होना चाहिए, वो सॉल्यूशन का फेज सॉल्वेंट के फेज से मैच करना चाहिए। किससे मैच करना चाहिए? सॉल्वेंट के फेज से मैच करना चाहिए। सपोज है, एग्जांपल देता हूं, सपोज दैट आपने शुगर को वाटर में मिलाया, तो जो सॉल्यूशन तैयार हुआ वो किस फेज का है? शुगर क्या है? सॉलिड। वाटर क्या है? लिक्विड। और जो सॉल्यूशन तैयार हुआ वो क्या है? लिक्विड, सॉलिड या गैस? मेरे ख्याल से आपने बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, आप लिक्विड है। तो अगर सॉल्यूशन लिक्विड है तो हमारे पास सॉलिड और सॉलिड में कौन लिक्विड था? शुगर लिक्विड था या वाटर लिक्विड था? आपने कहा वाटर लिक्विड था। ओके, वाटर लिक्विड है और यहाँ सॉल्यूशन लिक्विड है, यानी कि वाटर क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। बस इतना याद रखिएगा, फेज ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज सेम एज द फेज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट का फेज सॉल्यूशन के फेज से हमेशा सेम रहेगा। ओके, पहली बात याद रखिए कि जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो सॉलिड होगा, जो मोर अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो सॉल्वेंट होगा। और हमेशा सॉल्वेंट का फेज हमेशा सॉल्यूशन के फेज से मैच होना चाहिए। ठीक है, ओके। शुगर को मान लीजिए आपने वाटर में मिलाया, तो वाटर क्या है? लिक्विड। शुगर क्या है? सॉलिड। और जो सॉल्यूशन बना वो क्या होगा? लिक्विड बन गया। यानी कि सॉल्वेंट कौन होगा? लिक्विड। सॉल्यूशन लिक्विड है तो सॉल्वेंट भी लिक्विड होगा। लिक्विड कौन होगा? वाटर। यानी कि वाटर से सॉल्यूशन हो गया, सॉल्वेंट हो गया, और शुगर सॉलिड हो गया। ओके, अब सॉल्वेंट की बेस पर हमने इसको तीन तरीके से डिवाइड किया। ठीक है, ऑन द बेस ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। सॉल्वेंट के बेस पे सॉल्यूशन को 3 तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। कौन कौन सा? सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन। सॉल्वेंट के बेस पे इसको 3 तरीके से डिवाइड किया जाएगा, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये फिजिकल स्टेट है और ये सॉल्यूशन। अगर सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट सॉलिड हुआ तो सॉल्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन कराएगा। अगर सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट लिक्विड हुआ तो सॉल्यूशन लिक्विड सॉल्यूशन कराएगा। अगर सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट गैस हुआ तो सॉल्यूशन गैसियस सॉल्यूशन। सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट पे सॉल्यूशन को 3 तरीके से डिवाइड किया। कौन कौन सा? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस।
ये डिपेंड करेगा कि आपका जो सॉल्वेंट है वो किस उसका फिजिकल स्टेट है। एक बार आप जो आप इसे नोट कर ले फिर आगे इसे यहाँ पे पॉज कर लीजिए, उसके बाद नोट कर फिर आगे। तो 3 तरीके से हमने सारी चीज़ों को यहाँ पे बता दिया। मैंने आपको बताया कि सॉल्यूशन जो है वो पहले तो फिलहाल जब मेटालिक टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले हमने किसके बेस पे इसको डिवाइड किया, किसके बेस पे डिवाइड किया, सॉल्वेंट के बेस पे डिवाइड किया। लेकिन अब चूंकि सॉल्वेंट अगर 3 तरीके के हो सकते हैं तो सॉल्यूट भी 3 तरीके के हो सकते हैं। तो हो सकता है कि जो सॉल्वेंट है, गैसियस सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, गैस होना चाहिए। तो अगर सॉल्वेंट सब गैस है तो सॉल्यूट क्या क्या हो सकता है, सॉल्यूट हो सकता है गैस, सॉल्यूट हो सकता है लिक्विड, सॉल्यूट हो सकता है सॉलिड। अगर सॉल्यूट गैस है तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो गैस इन गैस। अगर सॉल्यूट लिक्विड है तो जो सॉल्यूशन बनेगा लिक्विड इन गैस। अगर सॉल्यूट सॉलिड है तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉलिड इन गैस। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि सॉल्यूट क्या है, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, और सॉल्वेंट क्या है, गैस, तो गैसियस सॉल्यूशन। एग्जांपल जरा देख लें इन सबके। पहला एग्जांपल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो एक एयर है, एयर कैसा है, एयर में ढेर सारे गैसेस होंगे। आप कहेंगे सर कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, सब होता है। तो ये एयर क्या है, एयर गैसेस का मिक्सचर है, ढेर सारे गैसेस का मिक्सचर। और अगर ये ढेर सारे गैसेस का मिक्सचर, इसका मतलब क्या होगा, ये होमोजेनस मिक्सचर ऑफ गैसेस। और होमोजेनस मिक्सचर ऑफ गैसेस क्या कहलाएगा, गैस इन गैस सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी जो फाइनल सॉल्यूशन बन रहा है वो भी क्या है, गैस है, और जो सॉल्वेंट मिले वो भी क्या है, गैस है। तो यहाँ पे गैस इन गैस सॉल्यूशन। अब एयर मान लो, एयर में सबसे ज्यादा अमाउंट किसका होता है, नाइट्रोजन का। तो अगर नाइट्रोजन का अमाउंट सबसे ज्यादा है तो जो एयर है वो कैसा सॉल्यूशन होगा, नाइट्रस सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन का अमाउंट सबसे ज्यादा हो गया, इसलिए वो जो एयर है वो नाइट्रस सॉल्यूशन। सॉल्वेंट क्या होगा, नाइट्रोजन, बाकी सब क्या होंगे, सॉलिड हो गया। ओके, तो सॉल्वेंट भी क्या है, गैस, और सॉलिड भी क्या है, गैस। एयर एक ऐसा सॉल्यूशन है जो गैस इन गैस सॉल्यूशन। ये पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल है आपका लिक्विड इन गैस। अगर मैं क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस में मिला दूं, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, लिक्विड होता है। तो क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस में मिलाया तो उससे जो सॉल्यूशन तैयार हुआ कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा, लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन कहलाएगा, क्योंकि क्लोरोफॉर्म क्या लिक्विड है। या फिर तीसरा एग्जांपल अगर मैं लूं तो कैम्फर। कैम्फर का मतलब होता है कपूर। कपूर को अगर नाइट्रोजन के ऊपर पर चला गया तो कपूर को नाइट्रोजन में डाल करके ऐसे निकाल दिया जाए तो नाइट्रोजन क्या है, गैस है, कपूर क्या है, कैम्फर क्या है, सॉलिड है। तो इससे जो सॉल्यूशन तैयार होगा वो कौन सा होगा, सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन तैयार होगा। इस तरीके से हमने गैसियस सॉल्यूशन को 3 तरीके से डिवाइड किया। सेम ऐसे हम लिक्विड सॉल्यूशन को भी 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा है, गैसियस सॉल्यूशन को हमने 3 तरीके से डिवाइड कर लिया। ऐसे लिक्विड सॉल्यूशन को भी 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। मेरे ख्याल से तक आपके दिमाग में आ गया होगा। लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए। अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूट क्या क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, गैस, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड, सॉलिड हो सकता है, सॉलिड। तो अगर सॉलिड गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, तो इसी तरीके से टोटल कितने तरीके हो गए, 3 तरीके से लिक्विड सॉल्यूशन को डिवाइड कर दिया। आइए एग्जांपल देखिए। सबसे पहला एग्जांपल होता है सपोज दैट कि गैस इन लिक्विड, यानी कि मछलियां जिंदा हैं। क्यों जिंदा है, क्योंकि वो सांस ले रही है। सांस क्यों ले रही है, क्योंकि ऑक्सीजन वाटर में है। अगर ऑक्सीजन वाटर में नहीं होता तो सांस नहीं ले पाती, और अगर वो सांस नहीं ले पाती तो जिंदा नहीं रहती। इसका मतलब ऑक्सीजन तो जरूर पानी में है, और अगर ऑक्सीजन पानी है तो ऑक्सीजन क्या हो गया, सॉलिड, वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट। तो इससे जो सॉल्यूशन तैयार हुआ कौन सा होगा, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। ये पहला और सबसे अच्छा और बेहतरीन एग्जांपल है गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। दूसरा एग्जांपल आप सबको पता है, अल्कोहल सब लोग पीते होंगे, मान लो नहीं पीते हैं तो घर वाले पीते होंगे। तो वो जो अल्कोहल आप ड्रिंक कर रहे हैं उस अल्कोहल की खास बात क्या होनी चाहिए, खास बात ये है कि अल्कोहल लिक्विड, और वाटर में डाल के आप पीते, वाटर भी क्या है, लिक्विड है। तो जो अल्कोहलिक सॉल्यूशन तैयार होगा वो भी कैसा होगा, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन हो गया। ओके, मेरे ख्याल से सब लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। अल्कोहल को वाटर में मिलाने से जो सॉल्यूशन तैयार होता है कौन सा होता है, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। इसी तरीके से अगर मैं सॉलिड इन लिक्विड की बात करूँ तो आप सबको पता है ग्लूकोज क्या होता है, गर्मियों के मौसम में आप सब ग्लूकॉन डी पीते हैं। चलो ग्लूकोज को आपने क्या किया, पानी में मिला दिया, या शुगर को आपने क्या किया, पानी में मिला दिया, या सॉल्ट को क्या किया, पानी में मिला दिया। तो ये सब क्या है, ये सॉलिड है। और इन सॉलिड को आपने लिक्विड में मिलाया, जिससे जो सॉल्यूशन तैयार होगा वो कौन सा होगा, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। हमारे सिलेबस में सिर्फ लिक्विड सॉल्यूशन है, हमें डिटेल में पढ़ना है किसके बारे में, लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, आज हमें पूरे जितने भी इस पूरे चैप्टर में डिटेल में पढ़ना होगा, एक एक चीज को अच्छे से समझना होगा, वो सॉल्यूशन आपका लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, ओके। अब तीसरा सॉल्यूशन है आपका सॉलिड सॉल्यूशन।
मेरे ख्याल से नाम से आपको पता चल गया सॉलिड सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट क्या हो, सॉलिड हो, और सॉलिड क्या हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस हो सकता है, तीन हो सकता है। इस तरीके से तीन तरीके से हमने सॉलिड सॉल्यूशन को भी डिवाइड किया। आइए एग्जांपल देखते हैं बराबर। पहला एग्जांपल है गैस इन सॉलिड। सपोज दैट हाइड्रोजन गैस है, पैलेडियम एक कैटलिस्ट का काम करता है, पैलेडियम के ऊपर हाइड्रोजन का बहुत ही अच्छे से रिएक्शन होता है। तो आप जब कभी रिएक्शन करेंगे आगे चलकर लिखेंगे हाइड्रोजन विद पैलेडियम, हाइड्रोजन विद निकेल या हाइड्रोजन विद ऐसे कोई भी सॉलिड लिख सकते हैं, प्लेटिनम। तो यहाँ पे अगर पैलेडियम हमने यूज किया है तो हाइड्रोजन भी जब पैलेडियम के साथ यूज किया गया तो हाइड्रोजन इन पैलेडियम एक सॉल्यूशन तैयार होगा। हाइड्रोजन पैलेडियम सॉल्यूशन तैयार होगा, उसमें सॉल्यूट क्या है, सॉलिड क्या है, हाइड्रोजन यानी कि गैस, सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड। तो इससे जो सॉल्यूशन तैयार होगा वो कौन सा होगा, गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन हो गया। ओके, सेम इसी तरीके से जब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ तो दूसरा है लिक्विड इन सॉलिड। आप सबको पता है मरकरी क्या है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, सोडियम क्या है, सॉलिड। और मरकरी और सोडियम को जब आपस में मिला करके एक एमलगम तैयार करते हैं, देखिए सोडियम एमलगम, मरकरी क्या है, लिक्विड, और सोडियम क्या है, सॉलिड। इससे जो एमलगम तैयार होगा वो कौन सा होगा, लिक्विड इन सॉलिड, यानी कि जो सॉल्यूशन होगा बनेगा वो होगा आपका लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन। इसका यूज करते हैं हम लोग कांच का, सॉरी वो बैटरीज वगैरह में इसका यूज करेंगे। ओके, तीसरा है सॉलिड इन सॉलिड। आप सबको पता है गोल्ड बहुत ज्यादा डक्टाइल और मैलिएबल होता है, और उसके बहुत ज्यादा डक्टाइल और मैलिएबल होने की वजह से उसकी गोल्ड बनाने में बहुत, उसका ज्वेलरी बनाने में बहुत दिक्कत होती है। तो ज्वेलरी बनाना है क्योंकि गोल्ड की ज्वेलरी आजकल बहुत ज्यादा मार्केट में फेमस है। तो ज्वेलरी बनाने के लिए हमें उसको क्या करना चाहिए, उसकी डक्टिलिटी को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, यानी कि उसको थोड़ा हार्ड और मजबूत बनाना पड़ेगा। हार्ड और मजबूत बनाने के लिए हम लोग उस गोल्ड में उसी के जैसे कलर वाला कॉपर डाल देते हैं। तो कॉपर को जैसे हमने गोल्ड में डाला उससे जो हमारी ज्वेलरी बड़े आराम से बन सकती है, क्योंकि वो क्या हो जाता है, थोड़ा ताकतवर हो जाता है, थोड़ा पावरफुल हो जाता है, थोड़ा हार्ड और थोड़ा सा स्ट्रेचेबल हो जाता है। तो अगर मैं ऐसे कहूँ कि यहाँ पे इस टाइम पे कॉपर क्या है, सॉलिड, और गोल्ड भी क्या है, सॉलिड। तो जब दोनों को हमने सॉलिड को सॉलिड में मिला दिया, इससे जो सॉल्यूशन तैयार होगा उस सॉल्यूशन का क्या नाम होगा, वो जो सॉल्यूशन आपको बनेगा कौन सा होगा, सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। तो मेरे ख्याल से अब तक आप समझ चुके होंगे कि हमने पहले तीन तरीके से सॉल्यूशन को डिवाइड किया था, किसके बेस पे, फेज के बेस पे, सॉल्वेंट के फेज के बेस पे। कौन कौन सा, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फिर इनके सॉल्यूट अगर सॉल्वेंट अगर तीन तरीके के हो सकते हैं तो सॉलिड भी तीन तरीके से हो सकते हैं। कौन कौन से, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। इसी तरीके से हमने सॉलिड सॉल्यूशन को भी तीन तरीके से डिवाइड किया, लिक्विड सॉल्यूशन को भी तीन तरीके से डिवाइड किया, एंड गैसियस सॉल्यूशन को भी तीन तरीके से डिवाइड किया। तो टोटल टाइप ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए, 9। आप बड़े प्यार से पहले इनको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये टाइप ऑफ सॉल्यूशन, तो टोटल 9 टाइप्स के सॉल्यूशन आपके सामने। ओके, तो मेरे ख्याल तब तक आप नोट कर चुके होंगे। जो लोग नोट नहीं करना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, तब आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, टोटल 9 टाइप के सॉल्यूशन हमें पता चल गया। ठीक है, तो सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। मैंने आपको क्या बताया, हमें क्या पढ़ना है, लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में डिटेल में पढ़ना है सर। ठीक, तो अब हमारे पास एक नया टर्म है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बाद हमारा जो अगला हेडिंग होगा वो होगा वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन को पढ़ने से पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर वापस से हम लोग आएंगे और पढ़ेंगे वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन। ओके, बाय।